नमस्कार। आज हम सफर करेंगे दक्षिण भारत के इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प दौर में। एक ऐसी कहानी जहां दो ताकतवर साम्राज्य आमने सामने थे। एक तरफ था शानदार विजयनगर साम्राज्य और दूसरी तरफ ताकतवर बहमनी सल्तनत। देखिए, ये सिर्फ लड़ाइयों की कहानी नहीं है, ये कहानी है कला की, संस्कृति की और ऐसी शानदार वास्तुकला की जो आज भी हमें हैरान कर देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो नक्शा स्क्रीन पर है, समझिए यही वो स्टेज था जिस पर ये पूरा ड्रामा हुआ। दक्षिण में आप देख सकते हैं ये विशाल इलाका है, शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य का। और ठीक इसके उत्तर में कृष्णा नदी के पार था इनका सबसे बड़ा दुश्मन, बहमनी साम्राज्य। हमारी पूरी कहानी इन्हीं दो ताकतों के इर्द गिर्द घूमेगी। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे कि ये साम्राज्य कैसे बना। फिर विजयनगर के महान शासकों पर नजर डालेंगे, समाज कैसा था और उनकी बनाई शानदार इमारतें कैसी थी, ये भी जानेंगे। इसके बाद हम इनके प्रतिद्वंदी बहमनी साम्राज्य की कहानी देखेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे वो 5 दक्कन सल्तनतों में बट गया और आखिर में इन सब ने अपने पीछे कौन सी शानदार वास्तुकला की विरासत छोड़ी। तो चलिए इस सफर पर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले पहला अध्याय, एक साम्राज्य का उदय। आखिर इस जबरदस्त ताकत की नींव कैसे पड़ी? ये दक्षिण भारत की एक बड़ी शक्ति बनकर कैसे उभरा? आइए जानते हैं। विजयनगर, इस नाम का मतलब ही है विजय का शहर, और इसकी राजधानी थी हम्पी, जिसे 1800 में कॉलिन मैकेंजी ने खोजा था। आपको पता है, हम्पी का नाम वहां की स्थानीय देवी पंपा देवी के नाम पर है और आज ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इसकी नींव रखी गई थी। और एक और मजेदार बात, यहाँ के शासकों को नरपति यानी मनुष्यों का स्वामी कहा जाता था। वहीं उड़ीसा के शासक गजपति यानी हाथियों के स्वामी कहलाते थे और बहमनी सुल्तान अश्वपति यानी घोड़ों के स्वामी के नाम से जाने जाते थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये साम्राज्य ताकत और संस्कृति के शिखर पर कैसे पहुंचा। बात करते हैं उन राजवंशों और शासकों की जिन्होंने इसकी तकदीर लिखी। विजयनगर के इतिहास पर अगर नजर डालें तो इस पर 4 बड़े राजवंशों ने राज किया। सबसे पहले आया संगम राजवंश, जिसके संस्थापक थे हरिहर और बुक्का। फिर आया सुलुव राजवंश, जिसके संस्थापक थे सुलुव नरसिंह। इसके बाद आया तुलुव राजवंश, जिसकी नींव वीर नरसिंह ने रखी। और आखिर में आया अरेविदु राजवंश, जिसे तिरुमल ने शुरू किया। तो जैसा कि हमने देखा, संगम राजवंश की नींव रखी थी 2 भाइयों ने, हरिहर प्रथम और बुक्का। ये पहले काकतियों के दरबार में मंत्री हुआ करते थे और इन्होंने ही अपनी राजधानी का नाम विद्यानगर से बदलकर विजयनगर रखा था। फिर आए देवराय प्रथम। इनके समय में बहमनी सल्तनत से तनातनी बहुत बढ़ गई। लड़ाई 3 खास इलाकों को लेकर थी। एक तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का उपजाऊ रायचूर दोआब, दूसरा कृष्णा गोदावरी डेल्टा जो बंदरगाहों और खेती के लिए जरूरी था, और तीसरा मराठावाड़ा का इलाका। इन पर जिसका कब्जा होता वही असली सिकंदर कहलाता। और फिर आता है विजयनगर का सुनहरा दौर, कृष्णदेवराय का शासनकाल। इनके मंत्री वीर नरसिंह ने इन्हें गद्दी पर बिठाया था। कृष्णदेवराय एक जबरदस्त योद्धा तो थे ही, उन्होंने ओडिशा के शासकों को हराया, इस्माइल आदिल खान से रायचूर दोआब को जीता। लेकिन वो एक महान निर्माता भी थे। विजय महल यानी हाउस ऑफ विक्ट्री, हजारा राम मंदिर और भगवान विष्णु को समर्पित विट्ठल स्वामी मंदिर, ये सब उन्हीं की देन है। उन्होंने अपनी मां की याद में नागलपुरम नाम का एक शहर भी बसाया। लेकिन कृष्णदेव राय की महानता सिर्फ लड़ाइयों और इमारतों तक सीमित नहीं थी। वो कला के बहुत बड़े संरक्षक थे। उनके दरबार में अष्टदिग्गज थे। ये कौन थे? ये तेलुगु साहित्य के 8 महान कवि थे। सोचिए, उस दौर में कला को कितना सम्मान दिया जाता था। और इन्हीं में से एक थे मशहूर तेनाली रामकृष्ण, जिनकी कहानियां हम आज भी सुनते हैं। लेकिन हर सुनहरे दौर का अंत भी होता है। 1529 में कृष्णदेवराय के बाद गद्दी पर बैठे अच्युत देव राय। फिर 1542 में शासक बने उनके भतीजे सदाशिव राय। लेकिन असली ताकत थी उनके संरक्षक आलिया राम राय के हाथों में। आलिया राम राय ने दक्कन की राजनीति में बहुत दखल दिया और इसी का नतीजा था 1565 की वो भयानक लड़ाई, तालीकोटा का युद्ध। इसे राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। इस लड़ाई के बाद बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की मिलीजुली फौजों ने विजयनगर को बुरी तरह लूटा। साम्राज्य का जो आखिरी शासक था वो था अरविदु वंश का रंग तृतीय। तो अब लड़ाइयों और राजनीति से थोड़ा हटकर देखते हैं।
उस समाज को समझने की कोशिश करते हैं जहां इतनी भव्यता ने जन्म लिया। विजयनगर में आम जिंदगी कैसी थी और उनकी इमारतें इतनी शानदार क्यों थीं? अब सवाल ये है कि हमें उस जमाने के बारे में इतनी बारीक जानकारी मिलती कहाँ से है। तो इसका जवाब है ये विदेशी यात्री। आप इस टेबल में देख सकते हैं मोरक्को से इब्न बतूता, इटली से निकोलो डिकॉन्टी, फारस से अब्दुल रज़ाक और पुर्तगाल से कई यात्री आए। ये लोग अलग अलग राजाओं के समय में विजयनगर आए और उन्होंने जो कुछ देखा उसे लिखा, और यही लिखा हुआ आज हमारे लिए इतिहास का खजाना है। विजयनगर का प्रशासन बहुत ही व्यवस्थित था। गांव के लिए एक आयंगर प्रणाली थी जिसमें 12 अधिकारी मिलकर गांव का कामकाज देखते थे। पूरा साम्राज्य राज्यों में बटा था, फिर मंडल, स्थल और आखिर में ग्राम यानी गांव। और उनकी राजधानी का जो शहरी नियोजन था वो तो कमाल का था। शहर को 3 हिस्सों में बांटा गया था। उत्तर में पवित्र केंद्र जहां सारे मंदिर थे, दक्षिण पश्चिम में शाही केंद्र जहां राजा रहते थे, और बाकी था शहरी केंद्र जहां आम लोग रहते थे। शाही केंद्र की ही बात करें तो यहाँ की इमारतें देखने लायक है। एक तरफ ये हजारा राम मंदिर है जो खासतौर पर शाही पूजा के लिए इस्तेमाल होता था, और दूसरी तरफ ये देखिए हाथी खाना। माना जाता है कि इसे कृष्णदेव राय ने बनवाया था। ये साम्राज्य की शान और ताकत का प्रतीक था। अब आते हैं पवित्र केंद्र पर, जहाँ कला और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। ये जो विट्ठल स्वामी मंदिर है, जो भगवान विष्णु का एक रूप है, इसकी तस्वीर तो 50 रुपए के नोट पर भी छपी है। और दूसरा है हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर, जिसे लक्कन दंडेश ने बनवाया था। ये बहुत ही प्राचीन और महत्वपूर्ण मंदिर है। शहर में और भी कई शानदार इमारतें थीं, जैसे ये महानवमी डिब्बा। ये 40 फीट ऊंचा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था जिसका इस्तेमाल शाही समारोहों के लिए होता था। फिर है ये लोटस महल, जहां राजा अपने सलाहकारों से मिलते थे। और पानी का इंतजाम तो देखिए, कमाल का था। कृष्णदेव राय ने कमलापुरम टैंक बनवाया था, जो एक सीढ़ीदार तालाब था। इसके अलावा अनंतराज सागर टैंक और हिरिया नहर भी विजयनगर साम्राज्य की इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। तो ये तो थी विजयनगर की कहानी। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। उत्तर में विजयनगर का जो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था, बहमनी साम्राज्य, वो भी अपनी एक अलग और ताकतवर विरासत बना रहा था। ये देखिए बहमनी साम्राज्य का नक्शा, कृष्णा नदी के उत्तर का इलाका। इस सल्तनत की नींव रखी थी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने, जिन्हें हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता था। राजधानी थी गुलबर्गा। इन्होंने वरंगल के काकतियों को हराया था। बहमनी साम्राज्य 4 प्रांतों में बटा था, जिन्हें तरफ कहते थे: गुलबर्गा, बीदर, बरार और दौलताबाद। इनके बाद एक और ताकतवर सुल्तान हुए, ताजुद्दीन फिरोज शाह। इन्होंने विजयनगर के देवराय प्रथम को हराया था और उनकी बेटी से शादी भी की थी। लेकिन बहमनी साम्राज्य हमेशा एक नहीं रह पाया। अंदरूनी झगड़ों ने इसे कमजोर कर दिया और आखिरकार ये टूट गया, और इसके टूटने से 5 नई सल्तनतें पैदा हुईं। बहमनी साम्राज्य के टूटने के बाद जो 5 सल्तनतें बनी वो थीं: बरार, जिसकी स्थापना फतुल्ला इमादुल मुल्क ने की; बीजापुर, जिसे यूसुफ आदिल शाह ने बनाया; अहमदनगर, जिसकी नींव मलिक अहमद ने रखी; गोलकुंडा, जिसे कुली कुतुब शाह ने स्थापित किया; और बीदर, जिसे अमीर अली बरीद ने बनाया। और मजे की बात यह है कि यही वो सल्तनतें थीं जो बाद में एक साथ मिलकर विजयनगर के खिलाफ लड़ी थीं। चलिए अब अपने आखिरी हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि इन दक्कन की सल्तनतों ने अपने पीछे वास्तुकला की कैसी शानदार विरासत छोड़ी है। ये इमारतें आज भी इनकी ताकत और कला की गवाही देती हैं। और इस विरासत का सबसे बड़ा उदाहरण है बीजापुर का गोल गुंबज। इसे आदिल शाही वंश के मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था। इन्होंने फारसी की जगह दखनी को अपनी दरबारी भाषा बनाया था। ये जो गोल गुंबज है, ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद है, और ये अपनी विस्परिंग गैलरी के लिए बहुत मशहूर है। कहते हैं यहाँ एक कोने में की गई फुसफुसाहट भी दूसरे कोने में साफ सुनाई देती है ना कमाल की बात। अब बात करते हैं गोलकुंडा के कुली कुतुब शाह की। ये कुतुब शाही वंश के पहले शासक थे। इन्होंने मशहूर गोलकुंडा का किला बनवाया। इतना ही नहीं, इन्होंने हैदराबाद शहर की भी स्थापना की, जिसका पुराना नाम भाग्यनगर था, जो उन्होंने अपनी प्रेमिका भागमती के नाम पर रखा था। और हैदराबाद की पहचान मशहूर चारमीनार भी इन्होंने ही बनवाया था। और आखिर में एक ऐसा तथ्य जो आज भी चमकता है, दुनिया का मशहूर कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की ही खदानों से निकला था। ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है
कि ताकत, कला और बेहिसाब दौलत की ये जो विरासत इन साम्राज्यों ने छोड़ी, वो आज भी हमारी दुनिया पर कितना असर डालती है। इस बारे में जरूर सोचिएगा।